हेलो साथियों, उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करते हुए आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वह संबंधित होगा प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के ही संदर्भ में वीडियो होगा। जैसा कि मेरे द्वारा लगातार डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए वीडियो सीरीज कंटिन्यू लाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग डीएलएड के यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, वो भी शॉर्ट व्याख्या सहित। यानी जो भी प्रश्नोत्तर हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी ऐसी व्याख्या कि एक प्रश्नों से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न परीक्षा में बनेंगे उन प्रश्नों को हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो व्याख्या सहित हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखते आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज जो क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट होगा यह 19 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। और इसके पहले हमने जो 18 प्रैक्टिस सेटों को देख लिया है, उसके माध्यम से जो हम लोगों को डीएलएड सेक्शन जो 75 अंक का होना है उसके 8 इकाई को पढ़ने हैं और 8 इकाई के 5 इकाई को यानी 5 यूनिट को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। और आज हम लोग उस कड़ी में पढ़ने वाले हैं छठे यूनिट को, उसका पहला पार्ट होगा। यानी हर यूनिट का जैसे मैं पार्ट वाइज वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें सभी प्रश्न शामिल हो जा रहे हैं, वैसे ही छठे यूनिट का भी यह पार्ट 1 होने वाला है। और साथ ही साथ जो 2020 सीरीज भी मेरे द्वारा लाए गए हैं जो मिसलेनियस 8 इकाई से है, वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेनिफिशियल है। 8 इकाई से कंबाइंड प्रश्न है और यह यूनिट वाइज जो चल रहा है उसका आज 19 नंबर प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके पूर्व के 2020 सीरीज या 18 प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम लोगों ने 5 यूनिट कंप्लीट किया है, उन सभी वीडियो को यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाकर के सभी वीडियो को देखें। निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक परीक्षा में आपको यह बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। और यदि अब तक चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ आने वाले हर वीडियो सीरीज की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज हम लोग छठे यूनिट के पार्ट 1 को देखने वाले हैं। तो छठा यूनिट जो पढ़ना है, इस छठे यूनिट में हम लोगों को 3 टॉपिक को मुख्यतः पढ़ना है। और यह 3 टॉपिक क्या हैं? तो यह 3 टॉपिक जो होने वाले हैं, ये 3 टॉपिक हैं जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें। तीनों टॉपिक में प्रथम टॉपिक के अंतर्गत जो जिला स्तरीय संस्थाएं हैं, जो जिला लेवल पर हैं वे संस्थाएं, यानी जो संकुल संसाधन केंद्र सीआरसीसी, बीआरसी, उसके बाद डायट, पीटीईसी, यानी जिले के अंदर जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत राज्य स्तरीय संस्थाएं जो है, चाहे एससीईआरटी हो, बीईपीसी हो, बिहार बोर्ड हो, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड हो, बिहार मदरसा बोर्ड हो या बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा बोर्ड हो, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और तीसरे टॉपिक के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं वह सभी शैक्षिक संस्थाएं जैसे एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, सीबीएसई है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यानी यूनिट 6 के अंतर्गत हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना है जिसमें देश भर के जो भी शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षा के लिए कार्य करने वाले जो भी महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो आज के पार्ट 1 में हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें हम लोग जिला स्तरीय जो शैक्षिक संस्थाएं हैं मुख्यतः और कुछ राज्य स्तरीय के भी प्रश्नों को देखेंगे। फिर अगले पार्ट में राज्य स्तरीय, फिर अगले पार्ट में राष्ट्रीय स्तर के जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न के साथ हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो यह 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है जो छठे इकाई का पहला पार्ट है, जिसका पहला प्रश्न है कि संकुल संसाधन केंद्रों को स्थापित करने की संकल्पना जो है किसके क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई थी। तो संकुल संसाधन केंद्र सीआरसी, सभी लोग अवगत हैं कि सीआरसी जो होता है वह 15 से 20 स्कूलों का जो है एक समूह होता है और उसको चलाने के लिए 15 से 20 स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए सीआरसी की स्थापना की गई। और सीआरसी के माध्यम से उन सभी स्कूलों के शैक्षणिक जितने भी विधि व्यवस्था हैं उनको देखना होता है। और शैक्षणिक विधि व्यवस्था के अलावे जो राज्य स्तर से या जिले स्तर से जो भी दिशा निर्देश विद्यालयों तक आते हैं उसका जो अंतिम निरीक्षण बॉडी होता है वह सीआरसी होता है। अब जो है वर्तमान में यह 15-20 विद्यालयों के एक संकुल बनाने के बजाय अब पंचायत वाइज कर दिया गया है और हर पंचायत के एक स्कूल को सीआरसी के रूप में रखा गया है और उसके जो अब समन्वयक हो रहे हैं उस विद्यालय के हेडमास्टर हो रहे हैं। पहले सीआरसीसी की बहाली होती थी और संकुल संसाधन केंद्र के समन्वयक होते थे जो शिक्षक ही बनते थे, लेकिन अब उस पोस्ट को फिलहाल रोक दिया गया है और जो क्लस्टर सेंटर हो रहे हैं उसी के प्रधानाध्यापक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो संकुल संसाधन केंद्र यानी क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर जो होते हैं, संकुल संसाधन केंद्र, यह इसको जो स्थापित करने की संकल्पना रखी गई थी वह जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो था जिसको शॉर्ट में डीपीईपी कहा जाता था, इस डीपीईपी कार्यक्रम के तहत 1990 से
2000 के दशक में यह संकुल संसाधन केंद्रों को स्थापित करने की संकल्पना की गई, जो इन विद्यालयों को, यानी जिन सीआरसी के विद्यालय में 15-20 विद्यालय आएंगे, इनके शिक्षकों के मार्गदर्शन, प्रधानाध्यापकों के मार्गदर्शन, व्यावसायिक विकास, पर्यवेक्षण, शैक्षिक सहयोग, निगरानी, या फिर जो बीआरसी स्तर से जो भी दिशा निर्देश विद्यालयों के लिए आते हैं, उनको सही ढंग से संचालित करवाने की जिम्मेवारी सीआरसी की होती है। तो संकुल संसाधन केंद्रों को स्थापित करने की जो संकल्पना है, क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर की संकल्पना की गई थी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 1990 से 2000 के दशक में इसको लागू किया गया था। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा या कौन से प्रमुख कार्य संकुल संसाधन केंद्र करती है, यानी संकुल के क्या प्रमुख कार्य हैं? विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बनाना, या विषय वस्तु से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, या प्रशिक्षण और कार्यक्रम की व्यवस्था करना। तो देखिए, विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बनाना भी इनका काम है, और साथ में विषय वस्तु से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीआरसी का ही काम होता है कि विद्यालयों में विद्यालय के छात्रों को, शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को शैक्षणिक क्या समस्याएं आ रही है, इसको अगले स्तर पर भेजने की जिम्मेवारी भी सीआरसी की होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो सबसे निचले स्तर पर आयोजित कराने की जिम्मेवारी होती है, वो भी सीआरसी की होती है। और सीआरसी सारे रिपोर्ट को बीआरसी को सौंपते हैं, और बीआरसी डाइट को और जिला शिक्षा विभाग को, और यह एक चेन बना हुआ है, और जिला जो है एससीईआरटी या राज्य शिक्षा विभाग को भेजता है। तो उसी चेन का यह संकुल संसाधन केंद्र एक कड़ी है जिसका यह सभी कार्य है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी कार्य संकुल संसाधन केंद्र करती है। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य संकुल संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य नहीं है? यहाँ नहीं है, ध्यान देना है, यानी निगेटिव चीज़ों को इसमें से निकालना है। तो विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, ये तो सीआरसी का काम है। छात्रों की उपलब्धि का प्रमाण पत्र बनाना, ये भी काम है। सीआरसी के स्तर पर भी रिपोर्ट कार्ड बनाए जाते हैं। विषय विशेषज्ञों के समूह से इनकार करना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीआरसी का यह कार्य है कि विषय विशेषज्ञों का समूह बना करके और जो शैक्षणिक विधि व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से चलाना। संसाधनों को विद्यालय तक पहुंचाना, ये भी कार्य है, लेकिन यह तीसरा कार्य नहीं है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो जो नहीं है वही राइट आंसर है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि विषय विशेषज्ञों के समूह से इनकार करना यह सीआरसी का कार्य नहीं है। चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि संकुल स्तर पर प्रभावी कार्य बनाने के लिए संकुल संसाधन केंद्रों के द्वारा कौन सा या कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं? यानी जो सीआरसी होते हैं, उस सीआरसी में जो कार्य किए जाते हैं उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं? तो कार्यशालाओं का आयोजन करना, बिल्कुल कार्यशालाओं का आयोजन होता है। मासिक बैठकों इत्यादि का भी सभी प्रकार का आयोजन सीआरसी स्तर पर ही होता है। संभावित व्यूह की रचना भी होता है। विद्यालयों की निगरानी करना भी सीआरसी का कार्य होता है, और मॉनिटरिंग के तहत जो है विद्यालयों का सुचारू ढंग से संचालन कराने की जिम्मेवारी होती है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही हैं। और सीआरसी साथ ही साथ जो किताबें हैं या किसी भी प्रकार का जो शैक्षणिक विधि व्यवस्था होता है या कोई भी जो शिक्षण सामग्री इत्यादि होती है उसका वितरण विद्यालयों तक कराने की भी जिम्मेवारी सीआरसी की होती है। 5वां प्रश्न है कि प्रखंड संसाधन केंद्रों को राज्यों में प्रायः किस स्तर पर स्थापित किया जाता है? आप जान रहे हैं कि विद्यालय से जस्ट ऊपर जो विद्यालयों को संचालित करवाने वाले, विद्यालयों को निरीक्षण करने वाले या मॉनिटरिंग करने वाले, जो सबसे पहला होता है वह सीआरसी होता है, संकुल संसाधन केंद्र। और दूसरा जो उसके ऊपर वाला होता है वह बीआरसी होता है, जो ब्लॉक लेवल पर होता है। तो क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर सीआरसी हो गया, उसका जो अगला ऊंचा भाग हो गया वह हो गया बीआरसी, ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर। तो प्रखंड संसाधन केंद्र जो होते हैं या ब्लॉक स्तर पर होते हैं, हम जान रहे हैं, तो खंड जिसको कहते हैं, तो खंड स्तर पर ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर यानी बीआरसी की कल्पना की गई और यह बीआरसी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा से जुड़ी कौन सी संस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा संकुल संसाधन केंद्रों के बीच कड़ी का कार्य करती है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एक चेन बना हुआ है कि यह मान लीजिए विद्यालय हो गया, विद्यालय का कोई भी रिपोर्ट लेता है सीआरसी, सीआरसी से रिपोर्ट जाता है बीआरसी, बीआरसी से रिपोर्ट जाएगा डायट में या जिला के शिक्षा विभाग में। फिर शैक्षिक की बात कर लें तो बीआरसी से डाइट से जो जाएगा वह एससीईआरटी में जाएगा या राज्य शिक्षा विभाग में जाएगा। तो यह एक चेन बना हुआ है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि जो डाइट होते हैं और संकुल होते हैं, यानी सीआरसी और डाइट के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है? तो बीआरसी करता है।
तो इसका राइट आंसर जो है बीआरसी हो जाएगा। खंड संसाधन केंद्र भी बीआरसी को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बीआरसी संकुल संसाधनों के केंद्र के रूप में किस प्रकार कार्य करती है। यानी जो बीआरसी होते हैं वे सीआरसी को जो कंट्रोल करते हैं वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो आप बीआरसी स्तर पर बार बार ट्रेनिंग करते हैं तो यह सेवाकालीन यानी जो नियुक्त शिक्षक हैं, जो सेवा में शिक्षक हैं, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है। तो आप अवगत हैं, आप ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, तो यह बात आप जान रहे हैं। मुख्य अध्यापकों की प्रशिक्षण की उपलब्ध करना, हेडमास्टर साहब लोगों का भी ट्रेनिंग बीआरसी स्तर पर होता है, इससे भी आप अवगत हैं। संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, जो सीआरसी के समन्वयक होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देना बीआरसी का काम होता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही हैं। और बीपीएससी में जब आप बैठेंगे प्रधान शिक्षक की परीक्षा में तो यह 4 ऑप्शन के बदले 5 ऑप्शन होंगे, जिसमें 3 समान ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे और चौथा जो यहाँ उपरोक्त में सभी है इसके जगह पर वहाँ रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक के अलावा दूसरा भी सही होगा तब चौथे ऑप्शन के साथ आपको जाना है। तीनों सही है तब भी चौथे ऑप्शन के साथ जाना है। तीनों में कोई यदि सही नहीं होगा तब आपको 5वें ऑप्शन के साथ जाना है, जो रहेगा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर एक के अलावा दूसरा या तीसरा या तीनों सही हैं तो चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे, उपरोक्त में एक से अधिक। और तीनों सही नहीं है तो 5वें के साथ जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसीलिए मैं जो 2020 सीरीज लेके के आ रहा हूँ डीएलएड के तैयारी के लिए भी, जो कई सीरीज आ चुके हैं, उसको आप देखेंगे तो मैं सेम बीपीएससी के हूबहू पैटर्न पर 5 ऑप्शन के साथ लेकर के आ रहा हूँ। उन प्रैक्टिस सेटों को जब आप देखेंगे तो आपको यह अनुमान हो जाएगा, यह आपको अभ्यास हो जाएगा कि कैसे 5 ऑप्शन के साथ परीक्षा में आपको प्रश्नों को फेस करने हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि संकुल संसाधन केंद्रों के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के रूप में बीआरसी कौन सा कार्य करती है। यानी जो संकुल संसाधन केंद्र सीआरसी होते हैं उनका पर्यवेक्षण और निगरानी बीआरसी करता है। तो किस रूप में कौन सा कार्य करता है। यानी संकुल समन्वयकों को मासिक बैठक की योजना बनाना, ये भी सही है कि जो सीआरसी के कोऑर्डिनेटर होते हैं उनका हर माह में मासिक बैठक की योजना बीआरसी स्तर पर बनाई जाती है। उसके बाद प्रभावी सूचना प्रणाली की व्यवस्था करना भी काम है कि जो भी स्टेट से जिले में आए, जिले से ब्लॉक लेवल पर आए, वह ब्लॉक लेवल से सीआरसी होते हुए विद्यालय लेवल तक सभी सूचनाएं पहुँचें, यह भी कार्य बीआरसी करती है। और तीसरा जो है संकुल स्तर की रिपोर्टों का विश्लेषण करना। संकुल स्तर पर विद्यालयों के सभी प्रकार के रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं और वह बीआरसी को भेजे जाते हैं। उन रिपोर्टों का विश्लेषण करके बीआरसी जिला स्तर पर भेजता है। इसलिए तीनों ही कार्य बीआरसी करती है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही हैं। 19 नंबर प्रैक्टिस सेट का 9वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य बीआरसी के संबंध में सही नहीं है। इन प्रश्नों को विशेष ध्यान देना है। जहां पूछ रहा है कि नहीं है, नहीं वाले पर ध्यान थोड़ा भी चूका तो एकदम गलत होने की 100% संभावना होगी, क्योंकि नहीं है तो निगेटिव ढूंढना है तो पॉजिटिव ढूंढना है। तो पूछ रहा है कौन से कार्य बीआरसी के संबंध में सही नहीं है। तो संकुल समन्वयकों को सलाह देना यह कार्य है। जो क्लस्टर के कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको सलाह बीआरसी के द्वारा दिया जाता है। विभिन्न नवाचारों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना, शैक्षिक जो भी नवाचार होते हैं विद्यालय स्तर से लेकर संकुल स्तर, जो भी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं उनका आयोजन करवाना बीआरसी की जिम्मेदारी है। विद्यालय के आवश्यक दिशा निर्देशों को जारी करना भी बीआरसी से, आप देखते ही हैं कि आए दिन सभी प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। और रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से राज्य को सौंपना यह सही नहीं है, क्योंकि बीआरसी प्रत्यक्ष रूप से राज्य को नहीं सौंपती है, बीआरसी जिले को सौंपती है और जिले जो हैं वे राज्य को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। इसलिए यह सही नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही सही ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन, रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से राज्य को भेजना, यही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु जिला स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश किस शिक्षा नीति में की गई थी। यानी जो जिले स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिसको हम लोग डायट कहते हैं, या जो डायट होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट जो होते हैं वह, जो मैंने बताया कि एक शैक्षणिक चेन बना हुआ है और शैक्षिक सभी गतिविधियों को सुचारू ढंग से संचालित करने और सफल रूप से क्रियान्वित करने और कराने के लिए जो चेन बना हुआ है, जिसके अंतर्गत विद्यालय के बाद सीआरसी है, सीआरसी के बाद बीआरसी है और बीआरसी के बाद डायट है। तो डायट का जो मुख्य कार्य होता है वह डायट का कई सारा काम है, जो जैसे आप इसको मुख्य रूप से यदि आप देखेंगे तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्राथमिक शिक्षा में नवीनता लाने के लिए
और जो 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का सार्वजनिक नामांकन और सार्वजनिक ठहराव पर बल दिए जाने या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण का एक जो चेन बनाया गया था, उसके तहत जिले स्तर पर डाइट की स्थापना की गई थी। और यह जो डाइट है वह ट्रेनिंग से लेकर और शैक्षणिक गतिविधियों को विद्यालय स्तर तक सुचारू रूप से संचालित करवाने के लिए जिले स्तर पर कार्य करता है। और साथ ही साथ सेवाकालीन जो प्रशिक्षण होता है, यानी जो टीचर बहाल हैं, नियुक्त हैं, सेवा में हैं, उनकी ट्रेनिंग की तो व्यवस्था करता ही है। इसके अलावा डाइट सेवा पूर्व प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है, यानी सेवा में जाने से पहले जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसको हम लोग डीएलएड कहते हैं, यह 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोर्स जो है डाइट ही करवाता है। और डाइट बाइट के माध्यम से जो लोग डीएलएड करते हैं बाद में बीटेड सीटेड इत्यादि करके शिक्षक बनते हैं। तो डाइट सेवाकालीन भी प्रशिक्षण और सेवा पूर्व प्रशिक्षण करने की संस्था है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना नई शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश पर की गई थी। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की इकाइयां हैं। तो डाइट के कई इकाइयां हैं और मुख्यतः उसमें 7 इकाइयां जो कार्य करती हैं, जिसके अंतर्गत अंतः सेवा प्रशिक्षण एवं पाठचर्या इत्यादि होते हैं और पाठचर्या सामग्री विकास एवं मूल्यांकन। उसके अलावा जिला संसाधन इकाई के रूप में, उसके बाद सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा यानी जो शिक्षक शिक्षा यानी डीएलएड जो है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जो है, उसके तहत जो है आपको डीएलएड का कोर्स यानी सेवा पूर्व ट्रेनिंग भी दी जाती है, शैक्षिक तकनीकी भी और योजना एवं प्रबंधन भी। ये सभी 7 इकाइयाँ जो हैं यह डाइट के तहत कार्य करती हैं और डाइट इन सभी पर कार्य करती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि डाइट संस्था खंड स्तर के कार्यों में कौन से कार्य को करके सहायता प्रदान करती है। यानी जो जिला स्तर पर डाइट हो गया, यह इसके पर्यवेक्षण में बीआरसी कार्य करता है खंड स्तर पर, जिसका शिक्षण की प्रशिक्षण की स्थिति को जानकर डाइट कार्य करती है बीआरसी से रिपोर्ट लेकर, शिक्षण सामग्री को विद्यालय तक पहुंचाकर और सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की समीक्षा करके इन सभी कार्यों को करके डाइट जो है खंड स्तर के कार्यों में सहायता करती है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी सही हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि डाइट जो होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यह खंड संसाधन केंद्रों के कार्यों में किस प्रकार सहायता करती है। जिले के समन्वय के कार्यों के समीक्षा कर, समन्वयकों की समस्या को पहचान कर या शैक्षिक सहायता प्रदान करके और निगरानी करके। तो ये सभी कार्य करके, राइट आंसर डी है, उपरोक्त सभी कार्यों के द्वारा डाइट जो है खंड संसाधन केंद्रों के कार्यों में सहायता करती है, यानी बीआरसी के कार्यों में सहायता करती है। 14 नंबर प्रश्न है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जो है यह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती है। ध्यान देना है कि नहीं करती है। तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन यह तो करती ही है कि मैंने बताया जैसे कि सेवाकालीन शिक्षकों के भी प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की व्यवस्था आप बार बार अभी देखे होंगे कि डाइट में भी लगातार जो 6 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है पूरे बिहार में, जो सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग करा देनी है और फेज वाइज यह लगातार चले आ रहे हैं। यह डाइट ही आयोजित करवा रहा है और डाइट में ही यह ट्रेनिंग हो रही है। एससीईआरटी के माध्यम से डाइटों में यह ट्रेनिंग आयोजित कराई जा रही है और इसके तहत सेवाकालीन सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके अलावा जो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण भी होता है, डीएलएड का कोर्स भी डाइट कराता है, तो इसलिए यह सही है। पाठचर्या सामग्री का निर्माण करना ये भी सही है, ये भी इसका काम है। शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना यह भी डाइट का कार्य है। प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों की अवहेलना करना इसका कार्य नहीं है, जबकि प्रौढ़ शिक्षा से भी संबंधित कार्यक्रमों को आयोजित करवाने का कार्य डाइट का है। तो पूछ रहा है कौन नहीं करती है, तो अवहेलना नहीं करती है जबकि यह करती है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रैक्टिस सेट जो हम लोग देख रहे हैं या डीएलएड छठे इकाई का पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं। अगले 2-3 पार्टों में इस इकाई को भी हम लोग पूरी तरह से पढ़ लेंगे और जो भी प्रश्न और बन सकेंगे बच जाएंगे वे 2020 सीरीज जो मिसलेनियस कंबाइंड 8 इकाई से मैं ला रहा हूं उसमें मैं शामिल कर लूँगा। कोशिश है कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, इसीलिए प्रश्नों के साथ यह व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न भी आएँ तो आप परीक्षा में बना पाएँ। इसके लिए आप इन प्रश्नों को देखें ही हैं, साथ में जो चीज़ें मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ यदि आपको अच्छा लगे तो इसको नोट करते जाएंगे तो निश्चित रूप से कंक्लूजन टाइम में जब आप एक बार रिवाइज करेंगे अपनी तैयारी को तो उस समय यह लिखे हुए पॉइंट आपको काम आएंगे।
15 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिसको पीटीईसी कहते हैं, जो प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज होते हैं, इसकी स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो जो पीटीईसी कॉलेज हैं, कुछ ज़िले में नहीं भी हैं, बहुत सारे ज़िले में इसकी स्थापना की गई है। तो यह ज़िले स्तर पर किए जाते हैं, यानी जो डाइट होता है वह तो शिक्षा महाविद्यालय होता ही है, उसके अलावा बायट भी होते हैं और पीटीईसी भी होता है। यह तीनों मिल करके तब आपको जो शिक्षक शिक्षा होती है उसके लिए यह कार्य करते हैं। तो पीटीईसी की स्थापना भी ज़िले स्तर पर की जाती है, डाइट की भी स्थापना ज़िले स्तर पर की जाती है, जो बायट होते हैं उसकी स्थापना प्रखंड स्तर पर की जाती है। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? यानी जो पीटीईसी हैं उसको वित्तीय सहायता कौन देगा? तो राज्य सरकार जो होती है वह राज्य सरकारें भी पीटीईसी को राज्य सरकारें ही वित्तीय सहायता करती है और इन महाविद्यालयों को संचालित करवाती है। पीटीईसी संस्थानों में 2 वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी जो डीएलएड है, वह डीएलएड के लिए जो न्यूनतम अर्हता है वह कौन सी है? यानी डीएलएड में नामांकन के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए? तो आपको पता है कि डीएलएड के लिए उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं और स्नातक के बाद आप बीएड कर सकते हैं। तो जो डीएलएड 2 वर्षीय पीटीईसी में कार्यक्रम चलता है वह कोर्स डीएलएड के लिए उच्चतर माध्यमिक 10+2 आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न है कि पीटीईसी संस्था में संचालित शिक्षण कार्यों में कौन सा उद्देश्यपरक शिक्षण शामिल होता है? यानी जो पीटीईसी संस्थाएं हैं उसमें जो शिक्षण कार्य संचालित होते हैं वह उद्देश्यपरक शिक्षण में कौन सा शामिल होगा? बालकों की समस्याओं को समझने का प्रयास करना, ये भी निश्चित रूप से शामिल होगा। प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख एवं शिक्षा की समझ को विकसित करना, यानी ईसीसी की जो परिकल्पना है वो भी शामिल होंगे। शैक्षणिक उपकरणों सामग्रियों के अनुप्रयोग को समझ को विकसित करना, ये भी होंगे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी सही हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसके द्वारा जो है राज्य स्तर पर कौन सी संस्था का क्रियान्वयन किया जाता है? जो राष्ट्रीय स्तर पर की संस्थाएं हैं वह एनसीईआरटी हो या एनसीटीई हो या सीबीएसई हो, इसके बारे में हम लोग आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर के, अभी हम लोग जिला स्तर के पढ़ लिए, अब राज्य स्तर पर आए हैं। तो एनसीईआरटी के द्वारा जो राज्य स्तर पर संचालित की जाती है उस संस्था का नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग एससीईआरटी के नाम से जानते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी जो होता है, एनसीईआरटी जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यह देश स्तर पर जो कार्य करती है, इसी का यह जो है राज्य स्तर की संस्था है एससीईआरटी। शिक्षा संस्थान की स्थापना राज्यों में किस वर्षों की मध्य की गई? देखिए, शिक्षा संस्थान यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी राज्य शिक्षा संस्थान भी जिसको कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग SIE कहते हैं। तो जो SCERT वर्तमान में है, यह पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी राज्य शिक्षा संस्थान ही था, और इस शिक्षा संस्थान के रूप में इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1960 में की गई थी, और 1960 में इसको SIE यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन राज्य शिक्षा संस्थान के नाम से इसको जाना जाता था। और इसी राज्य शिक्षा संस्थान का रूप बदल करके, यानी SIE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को बदल करके, इसके रूप को बदल करके, इसमें अन्य इसके जिम्मेवारी कार्यों को शामिल करके और इसको और थोड़ा बृहत करके जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के रूप में जो स्थापित किया गया था, वह कब किया गया था? तो 1970 में जो है SCERT की स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो है बिहार SCERT जो है, इसके जो निदेशक हैं, बिहार SCERT के निदेशक, ये भी प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि वर्तमान में SCERT के निदेशक कौन हैं? तो जो SCERT के निदेशक हैं वर्तमान में, उनका नाम है श्री सज्जन आर, क्योंकि जो भी आपको इन शैक्षिक संस्थाओं के बारे में पढ़ने हैं, चाहे वह जिले स्तर के हों, राज्य स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों, उनकी स्थापना वर्ष, कैसे स्थापना की गई, उनका
कार्य क्या है, उद्देश्य क्या रखे गए स्थापना के कौन कौन से कार्य करते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। और जो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएं हैं उनकी स्थापना वर्ष इत्यादि के अलावे उनके कौन जो हैं डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं या कौन सचिव हैं वर्तमान में, इन सबको भी आपको जानना पड़ेगा। परीक्षा में इससे भी प्रश्न बनेंगे। तो जो भी वैसे प्रश्न आएंगे उसमें मैं उन सभी को शामिल किया हूँ। अगले पार्ट में भी जो भी शैक्षिक बोर्ड आएंगे, चाहे वे बिहार बोर्ड हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BACB हो, संस्कृत बोर्ड हो या फिर उर्दू बोर्ड हो, इस सभी बोर्डों के अध्यक्ष, सचिव इत्यादि के बारे में भी हम लोग जानेंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्यों की पहचान कीजिए। तो जो SCERT हैं उसके क्या क्या प्रमुख कार्य हैं, तो मैंने बताया कि जो एक चेन बना हुआ है, यानी CRC सारा शैक्षणिक रिपोर्ट देता है BRC को, BRC उस शैक्षणिक रिपोर्ट को डाइट को देता है और डाइट जो है SCERT को देता है। यानी राज्य स्तर पर जो मॉनिटरिंग बॉडी है वह SCERT है। तो राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करना, यानी पुस्तकों की पाठ्यचर्या का निर्माण भी जो है यह SCERT का काम है। प्रत्येक विषय हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं अध्यापकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। जो भी आपको सेवाकालीन या जो भी कार्यक्रम होते हैं ट्रेनिंग से संबंधित, उन सभी का आयोजन कराना भी SCERT का काम है। देखते होइएगा जो भी अभी फिलहाल वर्तमान में जो 6 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, इसके जो भी कार्यक्रम इत्यादि आ रहे हैं सभी SCERT के द्वारा आ रहे हैं। वहाँ पर आप जा रहे हैं तो जो भी ट्रेनिंग से संबंधित जो भी शेड्यूल हैं, जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं, वे सभी SCERT के द्वारा डाइटों को दिए जा रहे हैं और डाइट में इसको कराए जा रहे हैं। उसके अलावा जो SCERT है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों एवं अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्ति भत्ते इत्यादि की परियोजना बनाना भी इनका ही काम है SCERT का, इसलिए राइट आंसर D हो जाएगा। उपरोक्त में सभी काम जो है SCERT के हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार शिक्षा परियोजना की संकल्पना किस वर्ष हुई थी। बिहार शिक्षा परियोजना ये भी एक राज्य स्तर की बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था है जिसको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के नाम से जाना जाता है। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है, जिसको BEPC भी कहते हैं, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, यानी इसी बिहार शिक्षा परियोजना को BEPC के नाम से जाना जाता है, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। तो BEPC जो है एक ऐसा संस्था है, संगठन है जो राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। और इस परियोजना की जो आधारशिला रखी गई वह 1989-90 के बीच में रखी गई थी। और यह जो है राज्य में बालिकाओं, अल्पसंख्यकों, समाज के वंचित, दलित, पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि के उत्थान के लिए कार्य करती ही है। साथ ही साथ बिहार शिक्षा परियोजना जो होता है यह सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यों को भी क्रियान्वित करता है। महत्वपूर्ण जो भी कार्य होते हैं वह बिहार शिक्षा परियोजना, वेतन भत्ता इत्यादि के भी स्तर पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ही कार्य करता है। तो इसकी जो संकल्पना की गई थी इस परियोजना की, वह 1989-90 में की गई थी। अगला है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEPC का निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में पारित हुआ था, किस वर्ष में। तो 1860 में जो है इसका एक्ट पारित हुआ था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्ट 1860 पारित हुआ था, जिसको 1860 एक्ट भी कहते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1991 ईस्वी में हुई थी। यानी इसको ऐसे हम लोग समझ लें कि BEPC जो है बिहार एजुकेशन जो है प्रोजेक्ट काउंसिल, BEPC, इसकी संकल्पना की गई थी 1989-90 में। उसके बाद जो है इसकी पूर्ण रूप से जो है स्थापना 1991 में की गई थी, जो 1860 एक्ट के तहत की गई थी। अब जो है BEPC के निदेशक के बारे में जान लें।
तो वर्तमान में जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीपीसी के जो निदेशक हैं वे हैं बी कार्तिकेय धन जी। आप प्रतिदिन पत्र देख रहे होइएगा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसमें आप निश्चित रूप से ध्यान दिए होइएगा कि बिहार बी कार्तिकेय धन जी का सिग्नेचर उस पर रहता है, जो मुख्य पत्र होते हैं जिस पर निदेशक का साइन रहता है। तो बी कार्तिकेय धन जी बीपीसी के वर्तमान निदेशक हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त शासी निकाय के रूप में कार्य करती है। यह संस्था किसके साथ कार्य करती है? यानी जो बीपीसी है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, यह किसके साथ कार्य करती है, किसके सहयोग से कार्य करती है? तो यूनिसेफ के सहयोग से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कार्य करती है। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो जो बीपीसी का कार्यालय है वह पटना में है। अगला है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो 15 से 35 आयु वर्ग के सभी वयस्कों के बीच व्याप्त जो अक्षरता है, निरक्षरता है, वह व्यापक उन्मूलन उसका करना कार्य है बीपीसी का। कार्यात्मक साक्षरता शिक्षा सुनिश्चित करना ये भी कार्य है। उसके अलावा जो बीपीसी का कार्य है वह है कि वयस्कों के बीच साक्षरता और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना। यानी ये सभी कार्य जो दिए गए हैं वे सभी बीपीसी के कार्य हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी जो है सही है। इस प्रकार हम लोगों ने इस यूनिट में जो है, इस यूनिट के पहले पार्ट में यानी इस 19 नंबर प्रैक्टिस सेट जो हम लोग देख रहे थे, इकाई 6 के पार्ट 1 को हम लोग देख रहे थे, इसके अंतर्गत हम लोग जिला स्तर के जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके बारे में जाना, कुछ राज्य के भी जाने। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हम लोग राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अन्य इकाइयों की तरह ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और 3 टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, और तीनों टॉपिक से ही निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। तो अगले पार्ट में और बचे हुए राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के पूरे बचे हुए जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके बारे में मैं प्रश्नों को लेकर के आऊँगा शॉर्ट व्याख्या के साथ। और इन पार्टों के अलावा बचे हुए जो भी कुछ प्रश्न दिखेंगे वे जो हैं आगे 2020 सीरीज में मैं शामिल करने का कोशिश करूँगा ताकि कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटे नहीं। तो आज के इस 19 नंबर प्रैक्टिस सेट को फिलहाल हम लोग यहीं विराम देंगे और मिलेंगे इसी यूनिट के यूनिट 6 के अगले पार्ट के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाएं। सभी जगहों पर तैयारी से संबंधित आपको सामग्री मिलती रहेगी और साथ ही साथ आपको जो भी आगे आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। और आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में इसी यूनिट के। तब तक अपनी तैयारी को आप जारी रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।